नमस्कार दोस्तों, लोकसभा चुनाव के लिए 13 मई को मतदान होना है। चंद घंटे शेष बचे हैं और रतलाम लोकसभा के साथ ही पूरे भारत में लोकसभा के लिए मतदान होना है। विभिन्न चरणों में कुल 7 चरणों में मतदान होना है। अलीराजपुर, रतलाम और झाबुआ में 13 मई को चौथे चरण में मतदान हो रहा है। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चरम सीमा पर है रतलाम लोकसभा में। आज हम अलीराजपुर विधानसभा के जो पत्रकार साथी हैं उन लोगों से बात करेंगे कि वर्तमान में जो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हो रही है वो सही है या नहीं। दादा, सबसे पहले बताइए, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हो रही है वो सही है या नहीं? वैसे तो हमेशा चुनाव जब भी फाइट मोड में आता है वैसे वो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हमेशा गर्मा जाती है, लेकिन इस दौर में जो एक हल्कापन आया है राजनीति में और एक निचले स्तर की आरोप प्रत्यारोप की जो भाषा हुई है वो कभी देखने के लिए मुझे नहीं मिली है। वैसे मैं सुरसिंह भूरे और भागीरथ भौर के समय से संसदीय कार्य क्षेत्र को संसदीय क्षेत्र को देखता आया हूँ, लेकिन वर्तमान की राजनीति बहुत निचले स्तर पर गिर गई है। इस अलीराजपुर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी ने एक उम्मीदवार दिया है और कितने सालों बाद यह मौका अलीराजपुर को मिला है और क्या लगता है कि प्रतिनिधित्व कर पाएंगे आगे? देखिए, वैसे तो कांग्रेस ने अपना परंपरागत उम्मीदवार कांतिलाल जी भूरिया साहब को उतारा है। वे एक जाना पहचाना नाम है, लेकिन भाजपा ने एक अभिनव प्रयोग करते हुए आदिवासी अंचल अलीराजपुर जिले से मतलब पूरे रतलाम झाबुआ संसदीय क्षेत्र से कोने से महिला को टिकट देकर मैदान में उतारा है। वैसे अनीता चौहान बहुत ही पढ़ी लिखी है और कैबिनेट मंत्री नागर सिंह जी की पत्नी भी है, और भाजपा ने इस प्रतिनिधि को उतार के यह जताया है कि हम किसी भी आदिवासी महिला पुरुष को जिताने में सक्षम रहते हैं। हमारे साथ में आशुतोष पंचोली जी भी है। इस आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र मथुआर से लेकर रतलाम तक अनीता नागर सिंह चौहान क्या अपनी पहचान बना पाई है जो मतदाता उनको वोट देंगे? अलीराजपुर विधानसभा, जोबट विधानसभा, झाबुआ जिले की तीनों विधानसभा और रतलाम जिले की तीनों विधानसभा में पहचान का संकट रतलाम और झाबुआ जिले की कुछ गिनती के 2-3 विधानसभा में उनमें है, लेकिन उनके पास बहुत बड़ा सिंबल है और उनके पीछे मोदी फैक्टर काम कर रहा है। जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि मथुआर से लेकर रतलाम तक जो राजनीतिक तापमान गरमाया हुआ है उसमें जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर भाजपा को अच्छा मौका मिलने के अवसर दिखाई दे रहे हैं। अलीराजपुर जिले से निसंदेह जाना पहचाना चेहरा है। कई सालों की राजनीति उनके पति नागर सिंह जी कर रहे हैं, वर्तमान में कैबिनेट मंत्री भी हैं, उसका भी लाभ उन्हें मिलता दिखाई दे रहा है। और साथ ही पूरे देश में अभी जो एक सनातन की जो लहर चल रही है, यह चुनाव उसी पर ध्रुवीकृत हो चुका है और इसका लाभ उन्हें निस्संदेह मिलेगा। और अब वे पहचान के संकट से जैसे जैसे मतदान की तारीख आ रही है, अब वे अपने सभी विधानसभा क्षेत्रों में गांव टू गांव पहुंच गई है। तो मैं समझता हूं कि अंतिम समय तक वे मतदाताओं से अपना संपर्क स्थापित कर सकेंगे और इसका लाभ उन्हें अच्छी तरह से मिलेगा। आपको पत्रकारिता में लगभग 4 दशक पूर्ण हो चुके हैं। कांतिलाल भूरिया को भी लगभग 4 दशक पूर्ण हो चुके हैं राजनीति में। तो लगता नहीं कि कांतिलाल भूरिया इस क्षेत्र का एक कद्दावर नेता है और बच्चा बच्चा तक कांतिलाल भूरिया को जानता है, तो अनीता नागर सिंह जी चौहान के सामने कांतिलाल भूरिया एक ताकतवर और एक पहचाना चेहरा है? निसंदेह इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांतिलाल भूरिया पूरे मध्य प्रदेश के लिए आदिवासी चेहरे के रूप में पूरे देश में उनकी पहचान है। वे केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं यूपीए शासन के समय। तो उस दोनों का यदि तुलना करें चेहरे के और उस हिसाब से तो निसंदेह इस मामले में कांतिलाल भूरिया की इमेज उनसे ज़्यादा है। किंतु अनीता नागर सिंह चौहान के साथ प्लस पॉइंट यह है कि वे एक भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर खड़ी हुई है, तो जिसका आज जो पूरे देश में जो लहर चल रही है भाजपा की, मैं समझता हूं कि उस लहर और कांतिलाल जी के चेहरे के बीच में जब कांटा जोड़ मुकाबला होगा तो इनके अनीता नागर सिंह चौहान के अधिक संभावना है कि वे इसका लाभ उन्हें मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है, अन्य पार्टी सभी सोशल मीडिया पर कैंपेनिंग करके चुनाव जीत सकती है क्या? सोशल मीडिया पे कैंपेनिंग की जा सकती है, परंतु उसका असर बहुत ज़्यादा नहीं होता है। आज की तारीख में सोशल मीडिया एक प्रमुख हथियार बन गया है
आप देखोगे तो कांग्रेस, बीजेपी और अन्य दलों ने सोशल मीडिया पे जितना पैसा खर्च किया है उतना अन्य संसाधनों पे नहीं किया है। परंतु सोशल मीडिया की जगह है भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा नेटवर्क है, संगठन है जो निचले स्तर तक काम करता है। और कांग्रेस के पास आज की तारीख में कोई संगठन नाम की चीज नहीं है। भले कांतिलाल भूरिया पूरे क्षेत्र का नाम, जाना पहचाना नाम हो सकता है, परंतु जिस प्रकार से अनिता नागर सिंह चौहान का 2 महीने पहले टिकट भारतीय जनता पार्टी ने घोषित किया है। अनिता नागर सिंह चौहान ने इस 2 महीने में पूरे लोकसभा क्षेत्र की तीन तीन बार जगह पहुंच चुकी है। हर मंडल स्तर से निचले स्तर तक देखने में आया है कि वह नीचे बूथ स्तर तक पहुंच के अपने कार्यकर्ताओं पे जोश बढ़ा रही है और भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए भरपूर प्रयास को खुद कर रहे हैं, उनके पतिदेव खुद कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का एक जो संगठन है वो निचले स्तर तक हर उसके जो अनुशासी संगठन है वो पूरी तरीके से लगे हैं। राष्ट्रवाद और तुष्टीकरण की जो राजनीति आज देश में चल रही है, आप देखेंगे पूरे उसमें आप देखेंगे तो कांग्रेस के द्वारा हमेशा तुष्टीकरण किया जा रहा है। उसका फायदा अनिता नागर सिंह चौहान को इस क्षेत्र में जरूर मिलेगा। आप देखिए धर्मांतरण पर कभी कांग्रेस बात नहीं करती, भारतीय जनता पार्टी खुलकर धर्मांतरण पर बात करती है। तुष्टीकरण का हमेशा भारतीय जनता पार्टी विरोध करती है और वो कहती है सबका साथ सबका विकास। उसका आप देखोगे, उनका मैनिफेस्टो भी देखोगे तो मैनिफेस्टो में कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखो और भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र देखो, उससे ही मालूम पड़ जाएगा देश के युवा वर्ग, जनता ये सब समझ चुकी है। और ये आज का ये जो लोकसभा का चुनाव है, ये सिर्फ अब विकास के नाम पे तो नहीं लड़ा जा रहा। देखा जाए तो अब पूरा आप उसमें देखिए विकास एक तरफ रह गया है, कोई पार्टी विकास की बात तो नहीं कर रही। अब पूरी तरीके से तुष्टीकरण और उसका पोलराइजन हो गया है इस पूरे लोकसभा उसका। तो आप देखिए आने वाले समय में मतलब क्या होता है, ऊँट किस करवट बैठता है, ये तो देखने योग्य है। परंतु जो हम आज के परिदृश्य में देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जमीनी स्तर पर मजबूत है, कांग्रेस के नेता सिर्फ हवा हवाई में चल रहे हैं। और कांतिलाल भूरिया जी को हम जानते हैं, वो इतने सालों से राजनीति करते हैं, आपने देखा होगा, परंतु क्षेत्र का विकास कहाँ हुआ। हम देखेंगे इस आदिवासी बहुल इलाके का जो सही मायने में विकास है, इन 18 सालों में जो विकास हुआ है वो अनगिनत विकास हुआ है। आप गांव-गांव जाके देखिए, लाइट मिल गई है, रोड मिल गई है। और यहाँ का आदिवासी पहले इस क्षेत्र में आने से लोग डरते थे, आज खुलेआम रात की 10, 11, 12, 1 बजे तक निकल जाते हैं। ये एक विकास भारतीय जनता पार्टी का प्लस पॉइंट है कि वो कहते हैं हमने विकास किया, तो दिखता है कि विकास किया है उन्होंने। हमारे साथ में कांतिलाल जी राठौड़ है, जो एक पत्रकार है, कि वर्तमान में जो मीडिया है वह मीडिया की भूमिका क्या है इन दोनों पार्टियों के लिए? क्या जिताने के लिए मीडिया मुख्य भूमिका निभा रही है दोनों के साथ में? मीडिया जिताने के लिए भूमिका नहीं निभाती है। मीडिया का काम दोनों को दिखाना होता है और मीडिया दोनों को दृश्य दिखा रही है। दोनों अपनी अपनी राजनीति लेके चल रहे हैं, फैसला आखिर में जनता ही करेगी। हमारे साथ में एक यूट्यूबर भी है और आशीष जी वाघेला एक पत्रकार है, सीनियर पत्रकार है। आशीष जी, वर्तमान में जो चुनाव है, इस चुनाव को आप किस नज़र से देख रहे हो? देखिए, अभी एक सबसे खास बात यह है कि अभी वर्तमान में जो सिनेरियो बन रहा है उसको अगर देखा जाए तो यहाँ पे सिर्फ मतलब उल जुलूल किसी भी तरह के कोई भी बयान दे दो, कुछ तो बोल दो। अभी रिसेंटली कांतिलाल जी भूरिया का बयान आया कि जिसकी 2 पत्नी उसको 2 लाख हो गए, मतलब कुछ भी बोल देना। मतलब अधिकतर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी की जो नेता है या बीजेपी से भी बयान आया जिसमें जातिवाद वाली बात निकल कर आ गई थी। कांग्रेस के कुछ भी महिलाओं के लिए या किसी भी तरह के बयान आते हैं। सबसे खास बात ये है कि जैसे अगर देखा जाए तो कांग्रेस हो या भूरिया पिता पुत्र, कांतिलाल भूरिया, विक्रांत भूरिया, इनके टारगेट पे होता है नागर सिंह चौहान, भुवन सिंह चौहान, उनका परिवार। देखना यह है कि प्रत्याशी कौन है। एक महिला प्रत्याशी है, उनके बारे में कुछ भी नहीं। जनता वोट किसे देगी? अनीता नागर सिंह चौहान को देख के देगी, बीजेपी को देख के देगी, किसको देख के देगी? बयान देना, मंच से कुछ भी बोल देना, उसके बाद जैसे उन्होंने बयान दिया उसके बाद रिसेंटली उनका एक वापस से बयान है कि मेरे जो बयान था, मैंने जो बोला एक मजाक में बोला। एक भील आदिवासी समाज के व्यक्ति ने मुझसे पूछा तो मैंने उसको हंसते हुए बता दिया वापस से, मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था। पहले तो आप बयान देते हैं, बाद में आप फिर पाँव पीछे खींच लेते। जीतू पटवारी का इमरती देवी पे बयान आया, फिर उन्होंने वापस से कि मेरी बहन है, मैंने माफ़ी मांग ली। तो ये अभी जिस तरह से हमारे बीच में रघुदास से बात हुई थी, एक रघुदास वो क्या किस्सा था
वो किस्सा ये था कि सोनिया जी और मायावती जी का मिलना हुआ। सोनिया जी ने तपाक से पूछ लिया कि मायावती जी अकेले आए, हाथी को नहीं लाई हो? तो बोले तुम भी तो अकेले आए हो, गधे को साथ में लाना चाहिए ना। ये राजनीतिक परिदृश्य इस देश का बन चुका है, भले वो जुमला हो, पर हालत इतनी निचले स्तर तक गई है। मतलब कुल मिला के देखा जाए तो मतलब कुछ तो भी किसी भी तरह के बयान देना। आशुतोष जी, एक आप मुद्दे की बात, आप और रघुदास दोनों एक कॉलम लिखते हैं, बहुत चर्चित कॉलम है, जमीन से जुड़ी हुई सारी चीजें उसमें समावेश होती है। आपने एक कॉलम में एक चीज लिखी थी कि यहाँ के जो नेता हैं उन्हें एक चीज मालूम है कि झाबुआ से किस तरह से सांसद रहता है, किस तरह से वहां से अलीराजपुर जिले को संचालित किया जाता है, किस तरह से वहाँ यहाँ के नेताओं को अच्छी तरह से ये चीज पता है कि वहां पे होता। तभी एक चीज निकल के आ रही है कि झाबुआ की सत्ता झाबुआ में, अलीराजपुर गई तो वापस नहीं लौटेगी। तो वो आपने जो कॉलम में भी उसका जिक्र किया, तो क्या है वो, मतलब किस तरह से देखते हैं? इसके लिए थोड़ा हमें अतीत के संदर्भ में मैं सभी को ले जाना चाहूँगा। ऐसा हमारे जो अलीराजपुर के जो पुराने वरिष्ठ पत्रकार मेरे दादाजी मदन मोहन पंचोली जी और जो पुराने पत्रकार रहे मनोहरलाल विश्वकर्मा जी, सभी जो उस समय के सक्रिय पत्रकारिता में थे, और जो पुराने यहाँ के जो नेता भी थे उस समय के तत्कालीन कांग्रेस के, बीजेपी के, जनसंघ के नेता थे, एक सभी में ये कॉमन रूप से ये बात आती थी कि उस समय जब जिला बनना था, देश आज़ाद हुआ उसके बाद, तो झाबुआ इतना विकसित नहीं था, जबकि यहाँ की बसाहट बहुत शानदार थी। रियासत के समय से यहाँ को पूर्ण योजना से उन्होंने यूरोपियन नक्शे के आधार पर अलीराजपुर नगर को बसाया था। ठीक। अलीराजपुर नक्शे के ऐसा बताया जाता है कि अलीराजपुर नगर का ब्लूप्रिंट पे झाबुआ को जिला बनाया गया। उसके बाद से एक समानांतर झाबुआ और अलीराजपुर के बीच एक परस्पर विरोध की धारणा चालू हुई। सबसे पहले इसकी शुरुआत राजनीति के माध्यम से हुई, और इस राजनीति के बाद धीरे धीरे पत्रकारिता, व्यवसाय आदि क्षेत्रों में इस प्रकार से ये प्रतिस्पर्धा चलने लगी, और एक स्वीकारोक्ति झाबुआ के नेताओं ने कभी भी अलीराजपुर को नहीं दी। इसका ये कारण रहा कि आज तक देश के आज़ादी के 70 सालों के इतिहास में आज तक अलीराजपुर से कोई भी सांसद बनकर नहीं चुना गया। तो इसका विरोध झाबुआ के लोग हमेशा शुरू कर सकते थे। एक और बीच का किस्सा है, भाजपा का जब जिला नहीं बना था उसके पूर्व हमारे यहाँ के क्षेत्र के वरिष्ठ नेता अच्छोलाल जी सोमानी प्रबल दावेदार थे, उनका नाम फाइनल था, लेकिन झाबुआ वालों ने एन वक्त पे अड़ंगेबाजी लगा के उनका नाम निरस्त करवा दिया। तो अलीराजपुर के जो कद्दावर नेता थे, इसी प्रकार जैसे अलीराजपुर के शानदार विधायक रहे एक समय के जाना पहचाना दबंग विधायक वेस्ताजी पटेल, उनके साथ भी ये समस्या रही। उस समय के यही कांतिलाल जी भूरिया और जो तमाम बड़े कांग्रेस के नेता थे, उन्होंने वेस्ता पटेल जी को कभी स्वीकारोक्ति नहीं दी। तो ये एक इसी के बाद जब मीडिया का परिदृश्य देखा जाए, तब जिला पत्रकार संघ उस समय के जाने पहचान कई कार्यक्रम मीडिया के क्षेत्र में अविभाजित झाबुआ जिले में होते थे। तो झाबुआ जिले के उस समय के वरिष्ठ पत्रकारों ने भी अलीराजपुर क्षेत्र के वरिष्ठ पत्रकारों को कभी आगे आने नहीं दिया। स्थिति तो यहाँ तक बहुत हास्यास्पद है हमारे लिए कि ये भी अलीराजपुर का कोई बंदा वहाँ पहुँच जाए, नेता आया हो, तो वहाँ कोई को पानी तक का नहीं पूछा जाता था। तो एक शुरू से अलीराजपुर के लोगों को झाबुआ के लोगों ने स्वीकार नहीं। अब बात इसी संदर्भ में मैं लेना चाहता हूँ, ये हमने मुद्दे की बात कॉलम में भी इंगित किया है, और ये भी स्पष्ट किया है कि नागर सिंह जी के लिए बात है, अभी भी चुनाव में 48 घंटे वक्त झाबुआ के नेताओं पे भरोसा मत करना, ये भरोसे की भैंस है, ये पाड़ा भी जन सकते हैं। ये सर्वमान्य तथ्य है, इतिहास के झरोके से आप इसे देख के समझ सकते हैं। चूंकि उनको भाजपा के नेताओं को लग रहा है कि अब यदि अनीता नागर सिंह चौहान, जो कि हमारे अलीराजपुर जिले के लिए बहुत हर्ष की बात है कि पहली बार बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया, यदि वे जीत गई तो हमारी राजनीति समाप्त हो जाएगी। तो वो ये इनके प्रकार हमारे सूत्र बता रहे हैं कि वे अंदरूनी पेचअप हो सकता है विपक्षी दलों और दोनों के बीच से, तो वो कभी जीतने में अड़ंगा डाल सकता है। हालांकि भाजपा का संगठन है, बड़े नेता अपने लेवल पर लगे हुए हैं, तो हो सकता है वे बात इस प्रकार की न होने दे, पर एक इशारा हमारी तरफ से जो हमारे सूत्र है वो ये बता रहे हैं। तो मीडिया का काम यही है कि आपको इशारों में या डायरेक्टली बता दे कि भैया संभल जाओ। अच्छा, एक चीज़ और निकल के आ रही दीपक जी के ये बातें हैं कि यार झाबुआ में सेठिया लोगों के हाथों में सौंप दिया गया है, जिससे जो जमीनी कार्य करता है वो हल्का सा कहीं ना कहीं नारा दिख रहा है। क्या लगता है, ये सही बात है? ये बात तो सही है, परंतु क्या है कि पार्टी को चलाने के लिए सेठ लोगों की भी आवश्यकता रहती है। तो कार्यकर्ता फिर कहाँ? कार्यकर्ता को कार्यकर्ता का काम दिया जाता है, ऐसा मैंने सुना है। तो सेठ लोग लगे होंगे, सेठ लोगों का काम मैनेजमेंट करने का भी रहता है, कोई सी भी पार्टी हो। आज तुम कांग्रेस में भी देख लो, उसमें भी सेठे लोग लगे हुए हैं। आप अलीराजपुर में घूम रहे हैं, उनके लोग सेठे लोग, ऐसे झाबुआ में भी भाजपा के भी लोग घूम रहे हैं। तो ये सेठ लोग भी पार्टियां चलाते हैं, कोई सी भी पार्टी हो, कांग्रेस हो कि भाजपा हो,
दोनों दलों को सेठी लोग चलाएंगे। कार्यकर्ता का काम है बूथ स्तर पर उसको वोट डालाना, और उसका काम उतना ही रहता है, और वो अपने काम निकालने का काम रहता है कार्यकर्ता का। इस चीज में दादा आप क्या कहेंगे? देखो, मूल हिसाब से आपको एक बात बताता हूँ कि मीडिया हमेशा वो काम करता है जिसको न तो राजनेता समझ पाते न प्रशासन समझ पाता है। प्रशासन और राजनेता के पास खबर पहुंचने से पहले मीडिया वहां पहुंच जाती है, और मीडिया इशारे में हर बात समझ जाती है। किसी नेता के साथ भितराघात होता है, ये मुझे उसे नहीं मालूम पड़ता कि साथ वाला भितराघात कर रहा है, लेकिन मीडिया उंगली उठा के एक इशारा मार देती है। आपको एक बात बताऊं, रतलाम झाबुआ संसदीय क्षेत्र कुल मिलाकर एक बड़ा संसदीय क्षेत्र है, लेकिन यहाँ कौन हारेगा या कौन जीतेगा ये मतदाता तय करेगा, कोई पत्रकार तय नहीं करता और कोई दल भी तय नहीं करता। लेकिन आपका रतलाम, जिसे लेकर भाजपा जबरदस्त आश्वस्त रहती है और टॉप लीड मिलती है। अब रहा सवाल वर्तमान चुनाव का, तो कांग्रेस के लिए इसी लीड को पाटने के लिए जोबट क्षेत्र रतलाम की तरह मजबूत है। यदि अगर भाजपा बहुत ताकत से रतलाम से लीड लेती है तो भाजपा के लिए शुभ संकेत है। साथ में भाजपा को जोबट की लीड बहुत ताकत से कम करना पड़ेगी, और यदि झाबुआ थानला में कांतिलाल जी लीड लेने के साथ पिछले विधानसभा चुनाव जैसी लीड अगर कांतिलाल भूरिया लेते हैं तो ये सीट बड़ी टफ कंडीशन में आके अटक भी सकती, फंस भी सकती है। ये मूल सार इसका ये भी। वर्तमान में जातिवाद को भी उछाला गया है कि रतलाम लोकसभा क्षेत्र में जातिवाद मुद्दा रहेगा। ये कितना असर करेगा? भील भिलाला वाला जो फैक्टर चल रहा है, जैसे बयानों में भी इस तरह की चीजें निकल गए, कितना असर करेगा, क्या लगता है? देखिए, वो शुरू से इसका संसदीय क्षेत्र का इतिहास देखा जाए तो अभी तक जितने भी सांसद बने हैं सभी भील जाति से ही बने, भले बीजेपी से हो या कांग्रेस से हो। ये तो एक बार सिर्फ जमुना देवी बनी थी यहाँ पे, यदि आप 1956 का इतिहास निकाला तो वे जरूर भिलाला समाज से थी, लेकिन वो कांग्रेस का उस समय बहुत जोर था और वो उस समय बनी थी। जातिवाद का फैक्टर सामने नजर तो नहीं आ रहा है। अलीराजपुर जिले में तो इस प्रकार कोई स्थिति नहीं, लेकिन झाबुआ जिले में ये बात कई विभिन्न आदिवासी संगठनों के माध्यम से मतदाताओं के मन में फैलाई जा रही है। इसको एक दुष्प्रचार किया जा रहा है कि भाई अलीराजपुर की जो प्रत्याशी में भिलाला समाज से आती है और अपने झाबुआ जिला जो कि आदिवासी भील बाहुल्य है और रतलाम की सेलाना भी भील बाहुल्य है, तो ये एक मैसेज देने की विभिन्न आदिवासी संगठनों के माध्यम से प्रयास किया जा रहा है। लेकिन मैं थोड़ा इसका असर तो जरूर पड़ेगा, लेकिन जब देश और राष्ट्रहित के मुद्दों पे यदि मतदाता सोचेगा तो मुझे नहीं लगता है कि वह इस बात पे जातिवाद पे विचार करेगा और देश हित और राष्ट्रहित में ही अपने मत का उपयोग करेगा। इस पूरे चुनाव में जो विकास के मुद्दे हैं वो नदारद है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। बीजेपी राष्ट्रवाद और देश हित के मुद्दे पे लड़ रही है, कांग्रेस सिर्फ ये कह रहे कि यार इन्होंने ये गलत किया, ये अपराधी है, गुंडा राज है, पर विकास की बात नहीं। अगर कांतिलाल जी 5 बार सांसद रहे तो वो अपने किए हुए कार्य बताएं, न कि ब्लेम करें, पहली बात। दूसरा, बीजेपी राष्ट्रवाद के मुद्दे पे चुनाव लड़ रही है, स्वाभाविक सी बात है कि अनीता नागर सिंह चौहान का पहला चुनाव है संसद के लिए, तो उन्होंने काम तो कुछ किया नहीं क्योंकि अवसर ही नहीं मिला। अवसर ये पहली बार मिला है। कांतिलाल भूरिया के पास तो 5 बार का अवसर था, उन्होंने काम भी किया, लेकिन वो काम बता नहीं रहे, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। उसको लेकर दीपक जी आप क्या कहेंगे? वो आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे। विकास की जो बात करना चाहिए वो विकास की बात तो हो नहीं रही है। कुछ जगह बताया जाता है कि हम ये विकास करेंगे, मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, ये खोलेंगे, परंतु अभी तक आप देखें कांतिलाल भूरिया इतने समय से सांसद रहे, ना तो वो कृषि कॉलेज लेके आ पाए हैं, ना मेडिकल कॉलेज लेके आ पाए। आदिवासी क्षेत्र में विकास के लिए आपको अगर आप देखें, अब मध्य प्रदेश में किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की। अगर कांतिलाल भूरिया अपोज जीत जाते हैं तो विकास क्या कर पाएंगे? ये भी बात सही है। तो यहाँ की जनता मतलब जो आप लोग कह रहे हैं बहुत से अपने पत्रकार साथी के भील भिलालावाद, मैं कहता हूँ आज की तारीख में पूरे देश में जातिवाद का भले असर है, परंतु जातिवाद का असर राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के नाम पे जातिवाद खत्म हो जाता है आगे जाकर। वो भारतीय जनता पार्टी ने वही नब्ज पकड़ रखी है, राष्ट्रवाद और सनातन धर्म। कांग्रेस के नेता जिस प्रकार सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं, तो जो हिंदू समाज को मानने वाले लोग रहेंगे वो इस चीज़ को सहन नहीं करेंगे। न तो वहाँ विकास देखा जाएगा, न जाति देखा जाएगा, न कुछ नहीं देखा जाएगा। सिर्फ सामने वही देखेगा कि जो हिंदू हित की बात कर रहा है उसी को वोट। संबित पात्रा का भी जो बयान आया था नस्लवाद वाला, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? सेम पित्रोदा ने जिस प्रकार देश को देखो,
सेम पित्रोदा कौन है? राजीव गांधी के विषय सलाहकार रहे। उनकी हमेशा यही रहती, देश को कैसे अंग्रेजों का जो शासन रहा, फूट डालो और शासन करो नीति। सेम पित्रोदा जी हमारे देश को 4 भागों में बांटना चाहते हैं। अब मतलब 4 टुकड़े, एक टुकड़े करके भी उनका मन नहीं भरा, तो देश को 4 टुकड़ों में बांट। आज यहाँ क्या गोरे काले अफ्रीकन और या अरबिन लोग लगते हैं? भारत के लोग भारतीय मूल निवासी है, भारत के लोग, न कि अरब के लोग यहाँ क्या न अफ्रीकन ला के बस है। ये काले गोरे का जो भेद बता के ये देश में एक नए तरह की तोड़ने की साजिश रच रहे हैं। जी दादा, अब आपका क्या कहना है इस मामले में? आप क्या कहेंगे? मेरा ये कहना है, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। समय समय पर जो भी जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुआ है, अपने अपने स्तर से सबने काम किए, वक्त के समय से और समय के हिसाब से विकास की डिमांड भी बढ़ी है, और जो समस्या आई है तो उसको पूरा करने के लिए लोगों की आकांक्षा बनी है। एक आज 25 साल पहले मेडिकल कॉलेज की होप ओपन नहीं करते थे, कृषि कॉलेज की होप नहीं करते थे, अब ये समस्या बनी है। अगर दिलीप सिंह जी भूरिया है तो उन्होंने भी काम किया है, कांतिलाल जी भूरिया ने भी काम किया है, कलावती जी ने भी काम किया है, नागर सिंह जी चौहान ने भी काम किया है, विस्ता जी पटेल ने भी काम किया है, अनीता नागर सिंह चौहान अगर जीत के ये भी काम करेंगे। सब काम कर रहे हैं, हम सब करते हैं, कोई भी अपने क्षेत्र को पिछड़ा हुआ देखना नहीं चाहते हैं। एक बात मैंने निचोड़ के रूप में ये निकाली है कि नेता तो बेचारा सीधा, पर मीडिया भी इतनी कलाकार, उनको कब सिर फुटल खिलवा दे उसका कोई भरोसा नहीं। आरोप प्रत्यारोप चलाते चलाते ऐसी बात नेता से बुलवा देते को जंग का मैदान बनकर राष्ट्रीय लेवल की खबर बन जाती है। भले छोटी सी जगह चिंगारी उठी हो तो चिंगारी बड़ी हो जाती है। वर्तमान में कांग्रेस में भी आप फूट देख सकते हो, गुट देख सकते हो, वर्तमान में है क्या? गुटबाजी सत्ता के 60 साल कांग्रेस सत्ता की मलाई में ही रही, और मलाई के साथ में लोगों ने इतना धन अटोपा विकास के नाम पर। वो गुटबाजी का दौर अभी भी चल रहा है कांग्रेस में, और अभी भी टिकट बिकवाली फलाना ढिकना, ये जो आदत बन गई है, एक नस्ली आदत बन गई। इस नस्ली आदत को कांग्रेस से ख़त्म करना किसी के बूते की बात नहीं है। अब ये ख़त्म कैसे होगी? आज जैसे आप पार्टी को ले लो, वहाँ ऐसी कोई बात नहीं है, वो जन्म से पार्टी उभरी है, लेकिन ये पार्टी इतनी पुरानी है कि ये इन चीज़ों से कभी बच नहीं सकती है। वहाँ सब यही चलेगा। अब आने वाला भविष्य क्या दिखता है, क्या होता है, ये तो अलग ही बात है। हालांकि राहुल गांधी ने कल एक बयान दिया था कि कांग्रेस में बहुत कुछ बदलाव की ज़रूरत है और हमसे गलतियाँ बहुत हुई है। कुछ गलतियाँ अगर राहुल गांधी गिनाते हैं, और ये उनके भी बूते की बात नहीं, निचले स्तर तक किसी कार्यकर्ता को वो सुधार ले। गुटबाजी की जैसे आपने बात करी, गुटबाजी कोई एक दल में नहीं है, दोनों दल में है। पहले कांतिलाल जी भूरिया ने कई कितने टुकड़े करे हैं, हर क्षेत्र में अपने अपने व्यक्ति खड़े करे। ऐसे कैसे गुमान सिंह डामोर जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे, उन्होंने भी इस क्षेत्र में पूरे रतलाम से लेकर अलीराजपुर तक गुटबाजियों का एक खेमा खड़ा कर दिया था, जो कि हर पार्टी के लिए दुखदायी होता है। जो भी नेता चुन के आता है, वो अपने अपने आदमी बिठाना चाहता है, संगठन से अपने आप को सर्वोपरि मानता है। ये देखने में आया है कि दोनों दलों के नेता जो अब सांसद रहे, उन्होंने हर क्षेत्र में गुटबाजी पैदा की है, और गुटबाजी के कारण उन पार्टियों को हमेशा नुकसान उठाना पड़ा है। यहाँ पे देखो, पहले कांतिलाल जी भूरिया कभी वेस्ता पटेल जी को आगे बढ़ाते थे, कभी मगन सिंह जी पटेल को। जोबट में देखो, आपको टिकट दिला दूंगा, उसको टिकट दिला दूंगा। ऐसे कैसे गुमान सिंह डामोर जी ने भी किया, अलीराजपुर में उसको कहा मैं आपको टिकट दिला दूंगा, इधर माधु भाई को कह दिया मैं आपको टिकट दिला दूंगा। ऐसे कर करके दोनों नेता मतलब मलाई खाते रहे और यहाँ के लोगों को लड़ाते रहे। ये इनका इतिहास है। वो तो वही, मतलब इसका संदर्भ वही है। झाबुआ वाले हमेशा इस प्रकार के राजनीति करी उन्होंने कि झाबुआ ही सर्वस्व बना रहे, और अलीराजपुर वालों को कभी आगे आने नहीं दिया। नहीं, इसका मतलब ये समझा जाए कि अब इस बार अलीराजपुर वालों को कुछ ऐसा मन बनाना होगा कि इस बार हमारे यहाँ से प्रतिनिधि तो निकले। मतलब कुल मिला के हम ये समझे इस बात को, अलीराजपुर की जनता ये सोच सकती है। देखिए, एक बात बता दूं स्पष्ट, राजनीति के मैदान में यदि कोई भी उतरता है, खिलाड़ी उतरे या अनाड़ी, पहले आप शब्द की पहचान कर लीजिए, राजनीति। जिसमें रहस्य छिपा है वही राजनीति। और ये सहमत का खेल है, सबसे बड़ी बात। अगर सहमत का खेल है तो राजा एक ही टिकेला नहीं रहेगा, प्यादा भी राजा बनेगा। तो ये चलना है, जीवन भर चलना, चाहे फिर बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो। अभी आपने अलीराजपुर विधानसभा में ही देखा, नागर सिंह जी को टिकट मिल गया तो वकल सिंह जी पहुंच गया अपने मथवाड़ क्षेत्र में। तो सब जगह चलना है, और उसको हवा दी जाती है ना बड़े नेताओं के। जब तक उसको कोई हवा नहीं देगा,
जिसे किसी के कंधे पे हाथ आका नहीं के रखा बगैर जाता। तो कुछ नहीं होना। ये आका के बगैर आका के कुछ नहीं होना। राजनीति में सबसे नहीं। पहले बाप बनाना पड़ता है, फिर नहीं। बाप को लात मारी जाती है। अच्छा, उसको गॉडफादर, राजनीति चले कहते हैं। चले गॉडफादर बनाना सपा पड़ता के नेता जो भी बड़ा नेता बनता था वो मतलब मलाई खाने के लिए आप लड़ाया करो, हम आपके ऊपर शासन करेंगे। अब वो वक्त ये- खत्म हो गया है। ये वक्त अब खत्म हो गया है। ये इसके लिए अब खत्म हो गया कि अलीराजपुर जिला बन गया है, सबसे जिसकी बड़ी बरसों बात। पुरानी मांग थी। इसमें नेता लगा, पत्रकार और सभी जनप्रतिनिधि अपनी आहुति दी, तो आज ये जिला बना है और भाजपा के राज में जिला बना है। बहुत खुशी की बात है। आशुतोष जी, जो हर्ष गहलोत है, सिलाना के पूर्व विधायक है, अच्छी पकड़ रखते उस क्षेत्र में, तो लगता है कि कांतिलाल भूरिया का वो साथ दे रहे हैं या विरोध कर रहे हैं? ये चूंकि चलेगा, कांग्रेस चलेगा। पार्टी का अंदरूनी विषय है, चलेगा। लेकिन हमारे जो सूत्र बता रहे हैं टिकट के दावेदार वे स्वयं भी थे। उन्होंने भी टिकट मांगा था और उनके लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी भी और उमंग सभी लगे हुए थे, उमंग सभी सिंह और ये लगे हुए सभी थे। लगे हुए थे, क्योंकि वे नए समय में जो बदलाव की राजनीति का जो संकल्प राहुल गांधी कांग्रेस में लेके आए कि युवाओं को आगे करने का, तो इस प्रयास में वे उस कांग्रेस के प्रदेश स्तर के नेता भी लगे थे। किंतु क्षेत्र की समस्या और ये लंबा जो संसदीय क्षेत्र है मठवाड़ से लेकर मठवाड़ से 300 किलोमीटर का, तो उसमें जब दोनों प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया और हर्ष गहलोत का दोनों का जो मापदंड पे जो वहाँ चर्चा हुई स्क्रीनिंग कमेटी में, जैसा कि हमारे पास जो जानकारी है, उस स्क्रीनिंग कमेटी में ये बताया गया है कि कांतिलाल भूरिया इनसे ज़्यादा सक्षम उम्मीदवार प्रभावी रहेंगे और उनका एक लंबा राजनीतिक पाँच बार संसद रह चुके हैं। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इस वजह से उनको हर्ष गहलोत को टिकट नहीं मिली है। और वे ऐसा अभी तो ये बता रहे हैं कि अभी तो वे कांग्रेस काम कर रहे हैं और उन्होंने दावा भी किया है कि वे कांग्रेस को 30,000 की लीड दिलाएंगे। दीपक जी, कुल मिला के जो कांग्रेस प्रत्याशी चयन की बात अभी अपने बीच में चल रही है, यदि कांतिलाल भूरिया आए तो सीट फाइट मोड में आ गई है, वरना अगर हर्ष गहलोत साहब को टिकट मिल जाती तो ये टिकट, जो मेरा अनुभव कहता है, ये टिकट वन वे हो जाती भाजपा की तरफ, ये वन वे हो जाती और झाबुआ और अलीराजपुर के जितने भी राजनेता घर में सो रहते हैं। हालांकि कांतिलाल भूरिया के आने से टिकट फाइट तो हुई है, फाइट आप इसको फाइट मान रहे हैं, मैं इसको बताता हूँ। अगर हर्ष गहलोत आते हैं तो कांग्रेस को बहुत अच्छी लीडर, युवा चेहरा था और गुटबाजी उसने आज तक कोई गुट में उसका नाम नहीं है। कांग्रेस का हर बच्चा कार्यकर्ता लगा। कांतिलाल जी ने इतने बिजड़े बो रखे हैं कि उसके विरोध में बहुत से लोग खड़े। आप बात मानिए, ऐसा का ऐसा भारतीय जनता पार्टी ने भी अनिता नागर सिंह चौहान को क्यों टिकट दिया, अलीराजपुर से क्यों दिया? क्योंकि झाबुआ, थांदला, रतलाम सभी जगह गुटबाजी हावी थी। अगर कल सिंह को देते तो वो काम नहीं करता, उसको देते तो वो काम नहीं करता। आपको तो फिर एक बात बता दूं मैं, आपको फिर एक बात बता दूं, आप एक तरफा जा रहे हो। अगर आप एक तरफा जा रहे हो, अगर हर्ष चौहान का टिकट हो जाता फाइनल हर्ष गहलोत का, तो बीजेपी गाँव निकाल देती। गहलोत के आने से कांग्रेस की लीड बढ़ती। मैं आपको बता रहा हूं, युवा चेहरा आप तर्क देखिए, इसमें पूरी बीजेपी और कांग्रेस भी मान रही थी कि हर्ष गहलोत पूरी नहीं मिल जाता तो बीजेपी को क्लीन स्वीप था, नहीं है। मतलब फाइट होती। युवा चेहरे को हर कोई मांग रहा है। एक दीपक जी, एक अच्छा मुद्दा है, बहुत अच्छा मुद्दा है कि आपने देखा, जो पुलिस प्रशासन की कार्यशैली के बारे में बात करता हूँ, लगातार नेताओं पे एफआईआर होती है और उनके खिलाफ पुलिस न गिरफ्तारी करती है न कार्रवाई करती है। अगर आम जनता पर अगर एक्सीडेंट का भी केस होता है तो पुलिस के कांस्टेबल घर पहुंच जाता है, उस व्यक्ति को घर से उठा लेता है। तो आम जनता में और नेताओं में पुलिस प्रशासन क्या भेदभाव कर रहा है? बिल्कुल भेदभाव आप देखने को मिलेगा। हाँ नहीं, अलीराजपुर से लगा के दिल्ली तक देखिए, आप नेताओं को हर चीज की छूट दे रखी। एक जरा सा आदमी थोड़ी सी एक बाटल दो बाटल में पकड़ा जाएगा तो उसको खींच के पुलिस वाले ले जाएंगे। और अभी देखिए यहाँ पे नेताओं पे कितनी एफआईआर हुई, परंतु आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हाँ, खुले मंच से नेताओं के साथ मंच शेयर किया जा रहा है, पुलिस का प्रेस वार्ता की जा रही है। दीपक जी, मैं आपको एक बात बता दूं, ये पूरे कोई एक मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे देश में भांग में पूरे देश के अंदर पुलिस, अगर पुलिस प्रशासन सतर्क हो जाए तो आधी से ऊपर समस्या तो यूं ही खत्म हो जाती है। आप देखो, कहाँ भी अगर तुम मान लो कोई कांड कर लो, रेप कांड कर लो, क्या कर लो, वो कर्नाटक देखो, तो ये पुलिस प्रशासन सख्त नहीं है, जिसके कारण देश की हालत और अस्थिर है, बाकी स्थिर हो जाएगी। नेता लगातार खुले मंच से पुलिसों को गाली दे रहे हैं, जिला प्रशासन को गाली देते हैं, चुनौती देते हैं, उसके बाद भी पुलिस प्रशासन चुप क्यों रहता है, चुनौती स्वीकार क्यों नहीं करता है? अरे सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको बताऊं, कर्नाटक का सांसद प्रज्वल रेवन्ना, जिनके 2976 उनके सेक्स कांड की सीडियां पब्लिक में बांटी गई है और वो आदमी देश से
फरार हो चुका है। हालांकि इसमें आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है। बीजेपी कह रही है कि वहाँ कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार, उन्होंने नहीं रोका। कांग्रेस का कहना है कि केंद्रीय जो पासपोर्ट और वीजा का जो विभाग है, विमानन मंत्रालय, वो सेंट्रल बीजेपी सरकार है, उसको रोकना चाहिए था। ये बात सही है, देश में पूरा वीआईपी कल्चर आज भी कायम है, भले बीजेपी की सरकार आ गई हो 10 साल से, मोदी जी प्रधानमंत्री हो, जी आप एक बात सुन लीजिए, बीच में आपकी बात काट रहा हूँ। वो प्रज्वल तो भाग चुका, पर उसके बाप को रख दिया अंदर। नहीं, वो तो चुकी है और उनपे भी अलीराजपुर में देखो ना यार, आप अलीराजपुर में वीआईपी कल्चर आज भी देश में खत्म नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कल ही कोई अंतरिम जमानत का केजरीवाल जी का डिसीजन दिया और उनको चुनाव प्रचार की दी है। तो क्यों इस प्रकार के केस में कई सारे उद्योगपति और लोग वहाँ पे केंद्रीय जेलों में, देश की जेलों में बंद पड़े, उनके लिए सुविधा नहीं है। मनीष सिसोदिया का हाल देख लो। वीआईपी कल्चर तो अभी मोदी जी भी खत्म नहीं कर पाए, क्योंकि देश की राजनीतिक सुविधा ही ऐसी हो चुकी अलीराजपुर है। जिले में या अपन इसी लोकसभा क्षेत्र में देखो ना, कितने नेताओं पे एफआईआर हुई है, सब कुछ हुआ। खुले मंच से मंच शेयर कर रहे हैं, पत्रकार वार्ता कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन हो या जिला प्रशासन उनके सामने घूम रहे हैं, कोई गिरफ्तारी नहीं, कुछ भी नहीं। कितने ऐसे नेता हैं सामने दिख रहे हैं। तो वीआईपी कल्चर खत्म करने की लाख कोशिश कर ली जाए, लेकिन वो खत्म होने वाला नहीं है। ये आखिरी सवाल है कि अभी कुछ दिन पहले मुरैना में मतदान हुआ लोकसभा के लिए। मुरैना के जितने भी प्रत्याशी थे, हर पार्टी के सभी को पुलिस प्रशासन ने नजरबंद किया है। तो उस तरीके से पुलिस प्रशासन यहाँ पे करेगा क्या इस क्षेत्र में? इसमें देखो, सबसे बड़ा वो क्षेत्र की स्थिति पर निर्भर है, क्योंकि ग्वालियर, भिंड, मुरैना वो क्षेत्र पूरे संवेदनशील क्षेत्र है। वहाँ इस प्रकार बूथ कैप्चरिंग, हत्याएं, मारपीट और पूर्व में कई समय से होती जा रही है। और अलीराजपुर जिला, रतलाम जिला, झाबुआ जिला में इस प्रकार से कोई है नहीं। तो आरोप प्रत्यारोप इतने इस कदर लग रहे हैं कि लगता है कि अगर आमने सामने खड़े तो मारा कुटी खेल ले, ऐसे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्य है कि आज पूरा इतना महत्वपूर्ण चुनाव है, आम जनता के विकास से जुड़े हुए मुद्दे शामिल होना चाहिए। बीजेपी और कांग्रेस के नेता लोग एक दूसरे की व्यक्तिगत टिक्का टिप्पणी में लगे हुए हैं। उसने ये किया तो बीजेपी की ओर से दूसरे दिन फिर प्रेस नोट आता है कि ये कांग्रेस के नेताओं का इतिहास। तो बीजेपी, कांग्रेस के नेता बीजेपी के नेताओं पर आरोप लगा रहे। तो ऐसे आरोपों से जनता आज ही जा चुकी है, जबकि वास्तविकता यह है जनता को मूल मुद्दों पे, जो आज अलीराजपुर क्षेत्र में सबसे बड़ी गंभीर समस्या पलायन की है, शिक्षा का गिरता हुआ स्तर है, इस पर किसी भी दल का फोकस नहीं हो। संकल्प पत्रों और चुनावी घोषणा पत्रों में तो तमाम प्रकार के वादे किए जाते हैं, लेकिन हकीकत में आज ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। इस पर राजनेताओं को विचार करना चाहिए और जनता और देश हित के जो आदिवासी अंचल के गरीब, जो अशिक्षित, जो आज पलायन हो रहा है, बेरोजगारी का मुद्दा, उस पर फोकस करते हुए मत मांगना चाहिए। जी, कुल मिला के बात यह है कि जब भी मैंने देखा इस देश के अंदर कोई बाहुबली है, जो उसको तो सुरक्षा का काम ही नहीं, लोग असुरक्षित उससे, लेकिन 10 पुलिस इधर और 10 पुलिस इधर चल रही है। ये इस देश की राजनीति चल रही है। उनको काहे की सुरक्षा दी जाए? अब वो धनंजय करके निकला बाहर अपनी पत्नी को जीताने। आप देखो, और रहा सवाल पलायन की बात, आशुतोष जी पंचोली ने बोली। अब मैं आपको ये बताऊं कि एक व्यक्ति को जब अलीराजपुर जिले में, जोबट में या झाबुआ में, रतलाम में 300 रुपये रोज भी नहीं मिले मजदूरी, और जब वहाँ गुजरात जाकर 600 रुपये रोज मजदूरी कमाता है, तो पूरा परिवार 2 महीने तक मजदूर करके 2-2 लाख रुपए इकट्ठे करके लाते हैं। तो ये उनकी पलायन नहीं है, ये उनकी मजबूरी नहीं है, वो हकीकत में अपना है ना परिश्रम बेच के पूरा पैसा लेता है। यही कहना है। मुद्दे तो बहुत है और मुद्दों के जवाब जो है वो राजनेता भी दे सकते हैं, लेकिन वो देना नहीं चाहते हैं। विकास की बात राजनेताओं को करना चाहिए, लेकिन विकास की बात वो कर नहीं रहे। और इसी के साथ हम सभी मीडिया के साथी आप लोगों से अपील करते हैं कि 13 मई को मतदान अवश्य करें और अपने मतदान का उपयोग अवश्य करें। हमारे साथ आज इस चर्चा में जुड़ने के लिए आदरणीय रघु दादा, आदरणीय आशुतोष जी पंचोली, दीपक जी दीक्षित और कांति जी राठौड़ और आशीष जी, सभी का धन्यवाद। अगले पार्ट में फिर आपसे मिलेंगे और अलीराजपुर के विकास की चर्चा हम फिर आपसे करेंगे। राकेश चौहान, अलीराजपुर।